चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। देखिए बच्चों, अभी तक हम हीट के बारे में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है? हीट एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे है? तो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसी बॉडी है जिसका टेम्परेचर इस वक्त बहुत ज्यादा है, यानी कि उसके पास बहुत ज्यादा हीट एनर्जी है। और हम एक ऐसी भी बॉडी ले लेते हैं जिसका टेम्परेचर कम है, यानी कि उसके पास हीट एनर्जी कम है। तो बच्चों, हम ये बात तो जानते हैं कि हीट हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है, यानी कि जिस बॉडी के पास हीट एनर्जी ज्यादा है वहां से हीट ट्रांसफर हो जाएगी किसके पास? बोलो, जिसके पास हीट एनर्जी कम है। तो मुझे बताओ कि यहां पर हीट के ट्रांसफर का डायरेक्शन क्या होगा? तो आप समझ पा रहे होंगे, हीट इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। लेकिन बच्चों, ये मूवमेंट आपको जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल है नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा ढंग से समझ लें कि एक्चुअली ये हीट का मूवमेंट होता कैसे है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं कि हीट तीन तरीके से ट्रांसफर हो सकती है, जिसमें सबसे पहले हम जिस मेथड की बात करेंगे उसका नाम है कंडक्शन मेथड। तो बच्चों, सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ये जो कंडक्शन वाला प्रोसेस है ये सिर्फ आपको सॉलिड के केस में देखने को मिलता है। लिक्विड और गैस के केस में आपको कंडक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा। तो चलिए समझते हैं कि ये कंडक्शन फिनोमेना एक्चुअली काम कैसे करता है। तो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई सॉलिड है और आप ये बात तो जानते हैं कि सॉलिड के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं। और बच्चों, आप ये बात भी जानते हैं कि सॉलिड के पार्टिकल कभी भी रेस्ट कंडीशन में नहीं होते हैं, ये हमेशा टू एंड फ्रो मोशन कर रहे होते हैं। अब बच्चों, आप देख पा रहे होंगे कि ये पार्टिकल बहुत ही पास पास हैं, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड हैं, इनके बीच में बहुत ही छोटा सा गैप होता है, यानी कि ये पार्टिकल एक्चुअली कांटेक्ट में नहीं है। क्यों नहीं है कांटेक्ट में? बोलो, क्योंकि इनके बीच में थोड़ा सा गैप तो प्रेजेंट है, लेकिन ये रुके हुए भी नहीं है, ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं। अब बच्चों सोचो कि अगर मैं एक पार्टिकल को हीट एनर्जी प्रोवाइड कर दूं, उसे गर्म कर दूं, तो क्या होगा? वो और ज्यादा तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। इसकी बात तो हम पहले भी कर चुके हैं कि जब हीट एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन बढ़ जाता है। तो जब पहला पार्टिकल तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो अपने बगल वाले पार्टिकल को हिट करेगा, और जैसे ही ये हिटिंग होगी उस पार्टिकल के पास भी कुछ अमाउंट में हीट एनर्जी पहुंच जाएगी, जो हीट एनर्जी हमने पहले वाले पार्टिकल को दी थी। तो बोलो, अब दूसरा पार्टिकल भी तेजी से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा और वो अपने बगल वाले से टकराएगा, तो डेफिनेटली उसके पास भी ये हीट एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी। तो बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर हो क्या रहा है? हीट एनर्जी देने की वजह से पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन इंक्रीज हो रहा है, और टू एंड फ्रो मोशन इंक्रीज होने की वजह से वो अपने एडजेसेंट पार्टिकल के साथ कोलॉइड कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। और इसी कोलिजन की वजह से जो हीट एनर्जी हमने उनको दी थी वो दूसरे एडजेसेंट पार्टिकल के पास ट्रांसफर हो रही है। तो अगर ओवरऑल इस पूरी प्रोसेस को समझा जाए तो हीट एनर्जी तो आगे ट्रेवल कर रही है, लेकिन बच्चों, क्या आप नोटिस कर पा रहे हैं कि हमारे जो पार्टिकल हैं वो केवल टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, वो ओवरऑल कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर पूरी प्रोसेस को ध्यान से देखें तो वन बाय वन हीट तो ट्रांसफर हुआ, मगर पार्टिकल वो तो अपनी जगह पे ही टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, हमारे पार्टिकल ओवरऑल कहीं नहीं जा रहे। तो बच्चों, हम ओवरऑल ऐसा बोल सकते हैं कि कंडक्शन प्रोसेस में जो भी मीडियम पार्टिकल्स हमने कंसीडर किए हैं वो ओवरऑल ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, वो अपनी मीन पोजीशन के अलोंग ही टू एंड फ्रो मूव करते रहते हैं। तो बताओ आगे क्या जाता है? केवल हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। और इस तरीके का प्रोसेस बच्चों आपको केवल सॉलिड के केस में देखने को मिलता है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, सॉलिड आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। लेकिन बच्चों, ध्यान रहे, सभी सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं। कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जिनसे हीट कंडक्शन नहीं हो सकता है, मतलब आप उन्हें बैड कंडक्टर ऑफ हीट बोल सकते हैं। तो बच्चों, फिर क्वेश्चन ये उठता है कि किस टाइप के सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ हीट है और किस टाइप के सॉलिड बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बच्चों, मैं आपको बताऊं, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वो हमेशा गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, जैसे कि आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सब के सब मेटल्स हैं और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं। लेकिन बच्चों, कुछ सॉलिड ऐसे भी हैं जो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है, जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ग्लास, ये कुछ ऐसे सॉलिड हैं जिनसे आप हीट कंडक्ट करना चाहेंगे तो कंडक्ट हो नहीं पाएगी। तो बोलो, आप इन्हें क्या बुलाएंगे? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। तो बच्चों, हम ये तो समझ गए कि सॉलिड गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो सकते हैं और बैड कंडक्टर ऑफ हीट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिक्विड और गैस की बात करूं तो बच्चों, ये कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होते हैं, ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट ही होते हैं। बस इसमें एक एक्सेप्शन है, आप मरकरी के बारे में जानते होंगे, वो भी एक मेटल है और वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन वो मेटल है इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। हालांकि वो सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है। तो ध्यान रहे
कि लिक्विड और गैस जनरली क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जैसे कि मैं बात करूं बच्चों वाटर की, तो वाटर एक लिक्विड है मगर वो गुड कंडक्टर नहीं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो चलो एक गैस का भी एग्जांपल देता हूं, एयर। एयर क्या है, गैसेस मिक्सचर होता है और वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसका मतलब बच्चों हम ये बात समझ पा रहे हैं कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हीट को कंडक्ट कर पाती हैं और कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाती हैं, और इसका बहुत बड़ा एप्लीकेशन भी है। तो चलिए उसके भी बारे में बात करें। तो बच्चों अपने कुकिंग यूटेंसिल्स के जो बेस होते हैं, कभी उनको ध्यान से देखा है? वो हमेशा मेटल्स के बनाए जाते हैं, और आप समझ पा रहे होंगे कि उनका बेस मेटेलिक बनाने के पीछे मेन रीजन क्या हो सकता है कि भाई हम जानते हैं कि जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो हम चाहते हैं कि हमारी कुकिंग प्रोसेस जल्दी हो जाए, इसीलिए हमने कुकिंग यूटेंसिल का जो बेस है वो कैसा बनाया, मेटेलिक बनाया, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट का बनाया। लेकिन बच्चों अगर आप उन्हीं कुकिंग यूटेंसिल्स के हैंडल्स की तरफ ध्यान से देखें तो आप नोटिस कर पाते होंगे कि जो उनके हैंडल्स होते हैं वो जनरली वुड के बनाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वुड जो है वो कैसा है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सीधी बात है बच्चों, अगर आप कुकिंग यूटेंसिल का यूज कर रहे हैं खाना पकाने के लिए तो डेफिनेटली उसके हैंडल तो गर्म हो गए होंगे, तो आप उस हैंडल को पकड़ेंगे कैसे, प्रॉब्लम आ जाएगी, आपका हाथ जल जाएगा। इसीलिए बच्चों इन कुकिंग यूटेंसिल के हैंडल बैड कंडक्टर ऑफ हीट के बनाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों आपने नोटिस किया होगा ठंड के समय विंटर सीजन में हम वुलन क्लॉथ पहनते हैं, तो अब आप ये बात तो जानते होंगे कि जो वुल है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, उससे हीट जल्दी पास नहीं हो सकती। और वुलन फाइबर के अंदर बच्चों बहुत ज्यादा गैप प्रेजेंट होता है जहां पर काफी अमाउंट में एयर ट्रैप्ड रहती है, और एयर भी तो बोलो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो बच्चों क्या आप समझ पा रहे हो कि इस वुलन क्लॉथ को पहनने का बेनिफिट क्या है? ठंड के समय आपकी बॉडी जो हीट एनर्जी रिलीज कर रही होती है, ये वुलन क्लॉथ उस हीट एनर्जी को बाहर नहीं जाने देता। और बोलो क्यों नहीं जाने देता? क्योंकि वुल बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और उसके अंदर जो एयर ट्रैप्ड है वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो अब अगर हमारी बॉडी की हीट एनर्जी बाहर नहीं जा रही है तो इसका मतलब हमारी बॉडी वार्म रहेगी। तो बच्चों हम ये बात समझ पा रहे हैं कि गुड और बैड कंडक्टर होने का बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। बच्चों इसके अलावा भी एक और तरीका है हीट ट्रांसफर का, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस, और अब हम इसी के ऊपर बात करेंगे। तो मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास एक बीकर है बड़ा सा और उसके अंदर बहुत सारा वाटर प्रेजेंट है। अब बच्चों आप ये बात तो जानते हैं कि वाटर एक लिक्विड है, और लिक्विड के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में काफी ज्यादा गैप होता है। तो इसका मतलब यहां पर डेफिनेटली कंडक्शन प्रोसेस तो नहीं हो पाएगी, और हम ये बात जानते भी हैं कि वाटर बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो फिर बोलो यहां पर कौन सी प्रोसेस होने वाली है? वही जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, कन्वेक्शन प्रोसेस। तो चलिए समझते हैं कि वाटर के केस में ये कन्वेक्शन प्रोसेस काम कैसे करती है। तो बच्चों अगर मैं इस बीकर को हीटअप करूं तो सोचो क्या होगा कि जो वाटर मॉलिक्यूल नीचे प्रेजेंट है सबसे पहले हीट एनर्जी उनको मिलेगी, और आप ये बात जानते हैं कि जब भी किसी सब्सटेंस को हीट एनर्जी मिलती है तो वो एक्सपैंड करता है, तो डेफिनेटली यहां पर हमारा वाटर भी थोड़ा सा एक्सपैंड होगा। और कौन सा वाटर? नीचे वाला, क्योंकि सबसे पहले नीचे वाले वाटर को ही हीट एनर्जी मिल रही है। तो नीचे का वाटर वार्म हो जाएगा और उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी क्योंकि वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर जाएगा। अब ये वार्म वाटर ऊपर की तरफ राइज करेगा, क्योंकि हम जानते हैं जिस मटेरियल की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर रहता है और ज्यादा डेंसिटी वाली चीजें नीचे रहती हैं। तो अब जो वाटर वार्म हो गया है वो ऊपर की तरफ राइज करेगा और उसकी जगह कोल्ड वाटर आके ले लेगा। अब बच्चों जो वार्म वाटर ऊपर की तरफ जा रहा है वो ऊपर जाते जाते अपने अगल बगल के वाटर मॉलिक्यूल के साथ टकराता भी है, और उस समय वो कुछ हीट एनर्जी उनको भी ट्रांसफर कर देता है। तो हमारे वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ गए, अगल बगल के वाटर मॉलिक्यूल के साथ टकराए और अपनी हीट एनर्जी उनको दे गए। तो बताओ हमारा वाटर मॉलिक्यूल तो ठंडा हो जाएगा क्योंकि उसकी हीट एनर्जी अगल बगल ट्रांसफर हो गई। अच्छा ठीक उसी वक्त जो नीचे वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, जो और कोल्ड वाटर नीचे आ गया था, उसके साथ क्या होगा? हम तो अभी भी हीटिंग कर रहे हैं, तो वो वार्म अप हो जाएगा और वो ऊपर की तरफ राइज करेगा, और ऊपर के जो वाटर मॉलिक्यूल ठंडे हो चुके हैं वो दोबारा नीचे आ जाएंगे। अब ये ऊपर जाता वाटर मॉलिक्यूल फिर से अपने अगल बगल के वाटर मॉलिक्यूल के साथ टकराएंगे, उसको हीट एनर्जी देंगे और ये फिर से ठंडे हो जाएंगे। और बच्चों यही प्रोसेस आगे भी रिपीटेड फॉर्म में चलती रहेगी। तो बच्चों आप समझ पा रहे हैं कि यहां पर क्या हो रहा है? हमने जब सब्सटेंस को हीट एनर्जी दिया तो उस हीट एनर्जी को लेकर हमारे मटेरियल ऊपर की तरफ मूव करके गए, और वहां पर जाकर ये अगल बगल के पार्टिकल से टकराए और तब उनको हीट एनर्जी ट्रांसफर किया।
तो अब जरा इस प्रोसेस को कंडक्शन प्रोसेस से कंपेयर करके सोचो। कंडक्शन प्रोसेस में आपके पार्टिकल ओवरऑल कहीं नहीं जा रहे थे, वो अपनी जगह पे टू एंड फ्रो मोशन कर रहे थे। मगर यहां पर कन्वेक्शन प्रोसेस में हमारे मॉलिक्यूल, हमारे पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जा रहे हैं और उसके बाद हीट एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। तो बच्चों, हम ऐसा बोल सकते हैं कि कन्वेक्शन प्रोसेस के केस में हमें क्या देखने को मिलता है? मीडियम पार्टिकल्स का मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप इसे एक तरीके का डिफरेंस मान सकते हो कि कंडक्शन प्रोसेस में मीडियम के पार्टिकल मूवमेंट नहीं करते हैं, मतलब ओवरऑल कहीं ट्रेवल करके नहीं जाते हैं, और कन्वेक्शन प्रोसेस में आपके मीडियम के पार्टिकल ओवरऑल मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन बच्चों, इन दोनों प्रोसेस में एक सिमिलरिटी भी है। दोनों में मीडियम का यूज किया है, दोनों में पार्टिकल्स का इन्वॉल्वमेंट रहा है। अगर पार्टिकल्स होते ही नहीं तो कंडक्शन या कन्वेक्शन प्रोसेस कभी हो ही नहीं पाता। तो बच्चों, ये बात ध्यान रहे कि कंडक्शन और कन्वेक्शन प्रोसेस तभी देखने को मिलेगा जब कोई मीडियम एग्जिस्ट करेगा, कोई मीडियम प्रेजेंट होगा, वहां पर पार्टिकल्स होने चाहिए, फिर चाहे सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, मगर पार्टिकल होने चाहिए। अब ये अलग बात है कि सॉलिड के केस में आपको कंडक्शन देखने को मिलता है और लिक्विड और गैस में आपको कन्वेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन बात चाहे कंडक्शन की हो या कन्वेक्शन की हो, पार्टिकल्स तो होने चाहिए। पार्टिकल ही नहीं होंगे तो कंडक्शन भी नहीं करवा पाओगे और ना ही कन्वेक्शन करवा पाएंगे। बच्चों, ये कन्वेक्शन प्रोसेस कई जगह पर यूज होती है, जैसे कि विंड का मूवमेंट भी कन्वेक्शन प्रोसेस की वजह से ही होता है। और इसी चीज को समझने के लिए बच्चों, हम सी और लैंड ब्रीज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो बच्चों, मान लेते हैं कि हमारे पास एक जगह पे लैंड है और एक जगह पर सी वाटर प्रेजेंट है, और हम डे टाइम की बात कर लेते हैं। अब बच्चों, डे टाइम में जब लैंड और सी वाटर दोनों पर सनलाइट पड़ेगी तो जरा सोचिए क्या होगा। हमारी जो लैंड है वो बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, मगर सी वाटर वो उतना जल्दी हीटअप नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है बोलो? क्योंकि वो वाटर है, और हम जानते हैं कि वाटर जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लैंड के कंपैरिजन में हमारा सी वाटर उतनी जल्दी हीटअप नहीं हो पा रहा है। तो फिर बोलो, अगर डे टाइम में मैं इन दोनों का टेम्परेचर कंपेयर करूं तो कौन ज्यादा हीटेड होगा? डेफिनेटली लैंड ज्यादा हीटेड होगी एज कंपेयर टू सी वाटर। तो बच्चों, जरा सोचो कि जो एयर लैंड के ऊपर प्रेजेंट है वो डेफिनेटली थोड़ी सी वार्म अप होगी, और जो एयर सी वाटर के ऊपर प्रेजेंट होगी वो डेफिनेटली कूल डाउन होगी, ठंडी होगी। तो अब जो हॉट एयर है वो तो ऊपर की तरफ राइज करेगी, और ऊपर जाते जाते वो आसपास के जितने सराउंडिंग एयर मॉलिक्यूल होंगे उनके साथ भी टकराएगी और उनमें अपनी हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगी, जैसा कन्वेक्शन प्रोसेस में होता है। अब क्योंकि हॉट एयर यहां से जा चुकी है तो ये जगह खाली हो गई, तो बोलो इसको कौन फिल करेगा? डेफिनेटली इस जगह को कोल्ड एयर फिल करेगी। तो जो कोल्ड एयर सी वाटर पे प्रेजेंट थी वो यहां पर मूव करके लैंड की तरफ आ जाएगी। और बच्चों, इसी मूविंग एयर को हम विंड के नाम से जानते हैं, और आप इसको एक और एग्जैक्ट नेम दे सकते हैं, सी ब्रीज। क्यों? क्योंकि ये सी से लैंड की तरफ आ रही है। अब बच्चों, ये कोल्ड एयर सी वाटर से तो लैंड की तरफ आ गई, तो अब सी वाटर पे तो एयर हट गई, तो वहां पर कौन सी एयर आएगी अब? तो बच्चों, जो वार्म एयर ऊपर की तरफ गई थी और वो अब ठंडी हो चुकी होगी, क्योंकि उसने तो अपनी हीट एनर्जी अगल बगल के एयर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर दिया। वो एयर जब कूल डाउन हो जाएगी तो वापस सी के ऊपर जो एयर प्रेजेंट थी पहले, अब वहां से हट चुकी है, उसकी जगह ले लेगी। बच्चों, इस टाइम लैंड के ऊपर जो आपको एयर दिख रही है वो सी की तरफ से आई है, यानी कि अभी तो वो ठंडी है, लेकिन क्योंकि लैंड हीटअप है तो ये कोल्ड एयर फिर से हीटअप हो जाएगी और ऊपर की तरफ राइज करेगी, और ये जगह फिर से वैकेंट हो जाएगी। तो जो कोल्ड एयर सी वाटर के ऊपर प्रेजेंट थी वो दोबारा मूव करके यहां पर आ जाएगी। बच्चों, ये ऊपर जाती हुई वार्म एयर फिर से अपने आसपास के अगल बगल के एयर मॉलिक्यूल के साथ टकराएगी और उनमें हीट एनर्जी ट्रांसफर कर देगी और कूल डाउन हो जाएगी, और दोबारा कोल्ड एयर वाली जगह पर वापस आ जाएगी। तो बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है। इसी साइक्लिक प्रोसेस को बच्चों हम विंड करंट बुलाते हैं, और जो विंड सी वाटर से लैंड की तरफ मूव कर रही है उसे आप सी ब्रीज बुलाएंगे। लेकिन बच्चों, अगर मैं नाइट टाइम की बात करूं तो जरा सोचो कि नाइट में क्या होगा। पूरे दिन इस लैंड ने और इस सी वाटर ने जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, रात के समय उस हीट एनर्जी को ये एनवायरनमेंट में रिलीज करेंगे। तो अब ये बात जरा सोचिएगा और समझिएगा कि लैंड ने बहुत तेजी से हीट एनर्जी डे टाइम में एब्जॉर्ब की थी, तो रात के समय ये उतनी ही तेजी से हीट एनर्जी को वापस रिलीज भी कर देगा, मतलब हमारी लैंड जल्दी ठंडी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर मैं अगर सी वाटर की बात करूं तो दिन के टाइम में, डे टाइम में सी वाटर ने बहुत स्लोली हीट को लिया था, बहुत धीरे धीरे गर्म हो रही थी, बहुत जल्दी गर्म नहीं हो पाई थी। तो रात के टाइम में भी वही होगा, ये बहुत जल्दी हीट एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगी।
तो इसका मतलब अगर नाइट टाइम में लैंड और सी वाटर को कंपेयर किया जाए तो सी वाटर थोड़ा वार्म लगेगा और लैंड आपको कोल्ड लगेगी। तो फिर बोलो कि लैंड के ऊपर जो एयर प्रेजेंट होगी उसका भी टेम्परेचर कम माना जाएगा, वो एयर ठंडी मानी जाएगी, और जो एयर सी वाटर के ऊपर प्रेजेंट है वो थोड़ी वार्म मानी जाएगी क्योंकि सी वाटर थोड़ा वार्म है। और ये बात तो हम जानते हैं कि वार्म एयर ऊपर की तरफ राइज करती है, तो बताइए कि सी वाटर के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो रहा है। और वहीं पर अगर लैंड की तरफ देखें तो वहां पर जो एयर प्रेजेंट है वो कोल्ड है, मतलब वहां पर हाई प्रेशर जोन है। तो बोलो एयर कहां से कहां मूव करेगी? हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की तरफ मूव कर जाएगी, मतलब लैंड से सी की तरफ मूव करेगी। और इस विंड को बच्चों हम लैंड ब्रीज के नाम से बुला सकते हैं क्योंकि ये लैंड से सी की तरफ जा रही है। तो बच्चों आपने देखा कि कैसे कन्वेक्शन प्रोसेस की मदद से विंड का मूवमेंट देखने को मिलता है। इसके अलावा बच्चों जो हाउस पहले बनाए जाते थे उनकी वॉल्स पर बहुत ज्यादा हाइट पर वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट होता था। तो बच्चों मैं आपको बताऊं कि जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारे माउथ से वार्म एयर निकलती है। अब हम ये बात तो जानते हैं कि जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करती है, वो ऊपर उठती है। तो बताओ वेंटिलेटर कहाँ लगाओगे? नीचे लगाओगे क्या? नहीं, हमारे माउथ से जो वार्म एयर निकल रही है वो ऊपर की तरफ जा रही है, इसीलिए हमने वॉल्स पर वेंटिलेटर भी ऊपर की तरफ ही लगाए हैं कि ये वार्म एयर ऊपर से बाहर निकल जाए। इसके अलावा बच्चों ये बात भी ध्यान रखना कि रूम से जब एयर बाहर निकल जाएगी तो रूम के अंदर कुछ एयर कम हो जाएगी, मतलब यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। तो आसपास की जो भी विंडो या डोर्स होंगी वहां से फ्रेश एयर वापस अंदर की तरफ आ जाएगी। और यहाँ पर आपको इसी तरीके का बार बार कन्वेक्शन प्रोसेस देखने को मिलता रहेगा। बच्चों इसके अलावा भी हीट कंडक्शन का हमारे पास एक मेथड और है जिसका नाम है रेडिएशन मेथड। तो जरा सोचो कि मान लो कहीं पर आग जल रही है और आप उसके पास बैठे हुए हो, तो बच्चों आप यहाँ पर फायर की कुछ हीट महसूस कर पा रहे होंगे, ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे। तो बच्चों क्या आप मुझे बता सकते हो कि फायर की जो हीट है वो आप तक किस प्रोसेस के थ्रू पहुंच रही है? आपको क्या लगता है, क्या ये कंडक्शन मेथड है? अगर बच्चों आप ऐसा सोच रहे हो तो आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पर कंडक्शन मेथड नहीं हो सकता है, क्योंकि फायर और आपके बीच में प्रेजेंट है एयर, और आप जानते हैं एयर एक गैसियस मिक्सचर है और गैस बैड कंडक्टर ऑफ हीट होती है। इसका मतलब यहाँ पर जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन मेथड से तो नहीं हो रही। तो क्या ये कन्वेक्शन मेथड हो सकता है? नहीं बच्चों, ये कन्वेक्शन मेथड भी नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन प्रोसेस में हमारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ राइज करते हैं, वो ऐसे स्लैंटेड फॉर्म में नहीं जाते बच्चों। तो इसका मतलब ये कन्वेक्शन मेथड भी नहीं है। तो इससे बच्चों हमें ये बात समझ में आ रही है कि डेफिनेटली यहाँ पर हीट ट्रांसफर का कोई तीसरा तरीका भी है और उसी मेथड का नाम रेडिएशन मेथड है। तो बच्चों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हीट रेडिएशन के फॉर्म में भी हम तक पहुंचती है, ठीक वैसे ही जैसे कि सन से भी हीट एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में हमारे अर्थ तक आ रही है। तो बच्चों ध्यान रहे कि हीट कंडक्शन के जो 3 मेथड हमने यहाँ पर पढ़े उनमें से सबसे फास्ट मेथड ये रेडिएशन मेथड ही है। और क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि रेडिएशन की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड के बराबर है, यानी कि हीट एनर्जी यहाँ पर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। बच्चों यहाँ पर यह बात आपको ध्यान रखनी होगी कि हीट जब रेडिएशन फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो वो ना सिर्फ लाइट की स्पीड से ट्रांसफर होती है, बल्कि लाइट जैसी और भी कुछ प्रॉपर्टी शो करती है। जैसे लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर रिफ्लेक्ट हो सकती है, ये रेडिएंट हीट भी बच्चों किसी ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस बाउंस बैक कर सकती है। इसके अलावा बच्चों जैसे ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वैसे ही हीट एनर्जी को भी ऑब्जेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं। बल्कि मैं तो यहां तक कहूंगा बच्चों कि सभी ऑब्जेक्ट इस दुनिया के हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और ना सिर्फ एब्जॉर्ब कर सकते हैं बल्कि वापस से उसको लूज आउट भी कर सकते हैं। हालांकि बच्चों आपको यहाँ पर यह बात ध्यान रखनी होगी कि दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट सेम अमाउंट में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जो बहुत कम हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि बच्चों मैं आपको बताऊं, जो डार्क कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं, ब्लैक कलर के ऑब्जेक्ट होते हैं, वो बहुत जल्दी हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं व्हाइट कलर के ऑब्जेक्ट की बात करूं या कोई लाइट कलर के ऑब्जेक्ट की बात करूं बच्चों, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हीट को बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसीलिए बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि समर टाइम में हम लाइट कलर के क्लॉथ पहनते हैं क्योंकि वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब विंटर की बारी आती है तो हम डार्क कलर के क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं। इसके अलावा बच्चों एक बात आपको और ध्यान रखनी होगी कि हीट जब रेडिएशन फॉर्म में ट्रांसफर होती है तो उसे मीडियम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई मीडियम पार्टिकल की जरूरत नहीं है। जैसे जो हीट एनर्जी सन से अर्थ की तरफ आ रही है, तो बोलो
सन और अर्थ के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, वैक्यूम प्रेजेंट है, वहां तो कोई पार्टिकल नहीं है। इसका मतलब रेडिएंट हीट को ट्रेवल करने के लिए, रेडिएंट हीट को ट्रांसफर होने के लिए किसी मीडियम पार्टिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ये हीट ट्रांसफर का सबसे फास्ट मेथड भी है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों कि हीट ट्रांसफर का ये पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझ में आया होगा।